तो फ्रेंड्स, अब संविधान की परिभाषा के बाद आता है कि संविधान बनाया कौन सी संस्था थी जिसने संविधान का निर्माण किया। उस संस्था का नाम था संविधान सभा, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे सदस्य थे, जिन सदस्यों ने मिलकर संविधान का निर्माण किया। क्योंकि संविधान निर्माण में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान था, संविधान सभा के लिए बाबा साहब ने दिन रात एक कर दी थी और उन्होंने ही लगभग सारा संविधान बाबा साहब की देखरेख में और उनके प्रयासों से ही बना था। इसलिए हम संविधान का पिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहते हैं। बाबा साहब हमारे संविधान के जनक हैं, उसके रचयिता हैं, उसके पिता हैं। और लोग जो थे सदस्य, वो लोग इतने अक्लमंद नहीं थे या उनके पास इतना समय नहीं था, क्योंकि वो सब अमीर लोग थे। अमीर लोग सदस्य तो बन गए थे, लेकिन उन्होंने संविधान बनाने में कोई रुचि नहीं दिखाई थी। इसलिए बाबा साहब ही, क्योंकि बाबा साहब का समाज बड़ा पिछड़ा हुआ था, बड़ा दयनीय हालत में था, तो इसलिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत संविधान बनाने में लगाई थी। और इसलिए बाबा साहब हमारे संविधान पिता हैं। संविधान निर्माण जो हुआ उनकी देखरेख में हुआ और वो आज हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है। अब आते हैं कि संविधान जो सभा थी वो कैसे, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। क्या कि संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन, जो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों को भेजकर एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल बनाया था अपने कैबिनेट के लोगों का, कैबिनेट मंत्रियों का, 3 कैबिनेट मंत्रियों का। इसलिए उसे कैबिनेट मिशन का नाम दिया। तो कैबिनेट मिशन भारत आया और उसने भारतीय नेताओं से बात की और बातचीत में संविधान सभा का रास्ता निकला और संविधान सभा का निर्माण हुआ। संविधान सभा के लिए शुरू में 389 मेंबर्स बनाने के लिए बात आई कि भी 389 मेंबर्स भारतीय संविधान सभा के मेंबर होंगे, जिनमें से कुछ रियासतों के होंगे मेंबर और कुछ ब्रिटिश इंडिया जो स्टेट थी, ब्रिटिश इंडिया प्रांत, उनमें से होंगे। तो उसका जो कैलकुलेशन करने के बाद बताया गया या निश्चित हुआ कि 296 तो ब्रिटिश इंडिया प्रांतों के सदस्य होंगे। 296 याद रखने के लिए बहुत जरूरी है, 296। और जो रियासतें थी उनके मेंबर होंगे 93। इनको मिला के होते हैं 389। अब इनमें चुनाव, कुछ का चुनाव हुआ और कुछ का मनोनयन हुआ, मतलब मनोनीत हुए। तो जो ब्रिटिश इंडिया जो प्रांत थे उनमें से तो चुनाव हुआ। जो ब्रिटिश इंडिया प्रांत से जो संविधान सभा के सदस्य चुने गए, वो उनका इलेक्शन हुआ था। और रियासतों में उनमें नॉमिनेट हुए, जो रियासत थी वहां के जो सदस्य आए वो मनोनीत होकर आए। अब ब्रिटिश इंडिया प्रांत जो थे उनमें भी 2 तरह का इलेक्शन हुआ। 292 तो
ब्रिटिश इंडिया जो प्रांत थे उनके प्रांतों से चुने गए 292, और ब्रिटिश इंडिया प्रांतों में से ही 4 जो है चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, चीफ कमिश्नरी प्रांत, तो उसके चुने गए। उन चीफ कमिश्नरी प्रांतों के क्या नाम थे? उनके पहला नाम आता है दिल्ली, दूसरा आता है कुर्ग जिसे कर्नाटक बोलते हैं आज, तीसरा है बलूचिस्तान जो इस समय पाकिस्तान में है, और चौथा है अजमेर राजस्थान में है। तो 4 इनके सदस्य और 292 ब्रिटिश इंडिया जो प्रांत थे उनके सदस्य थे, तो कुल मिला के हो गए 296। तो इनका चुनाव हुआ था, मतलब वोटिंग के द्वारा चुनाव हुआ था, पर इसमें आम जनता ने वोट नहीं दिया था। जो जो प्रांत थे उसके अंदर जो विधानमंडल बने थे, विधानमंडल के सदस्यों ने वोट डाले थे। मतलब आम चुनाव नहीं था कि भाई आम लोग वोट डालते, उसमें जो विधानमंडल सदस्य जैसे आज के एमएलसी हैं, उस समय विधानमंडल जो सदस्य होते थे, एमएलसी होते थे उस समय के, उन एमएलसीज ने वोट डाले थे और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। और जो रियासतें थी, रियासतों में तो हम कर रहे हैं कि वहां तो नॉमिनेशन मतलब केवल नामित किए थे, जैसे आज भी नॉमिनेट होते हैं, पार्षद नॉमिनेट हो गए, जो एमएलसी है वो भी एक तरह से कुछ एमएलसीज में एम नॉमिनेट होते हैं। राज्यसभा में भी राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो ऐसे ही उनका चुनाव नहीं होता, वो सरकार अपनी तरफ से उन्हें चुन के भेजती है। ऐसे ही रियासतों में भी जो सरकार थी उन्होंने अपने सदस्य मनोनीत करके भेज दिए थे। तो चुनाव हुए, जब चुनाव हुए तो चुनाव में कौन कौन कितने जीते इसके बारे में भी जरूरी है जानकारी होनी चाहिए कि उसमें 208 तो कांग्रेस के सदस्य जीते, 208, 296 में से 208, 208 सदस्य कांग्रेस के जीते। एकदम विशाल एक प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ उनको, क्योंकि उस समय कांग्रेस ही थी, कांग्रेस के लोग ही, कांग्रेस के झंडा तले ही लोग आजादी के लिए प्रयत्न करते थे। उसके लिए एक ऐसा संगठन था कांग्रेस कि सब लोग ये मानते थे कि कांग्रेस ही देश की आजादी के लिए लड़ रही है, तो उसके सदस्य चुने गए। जब लोगों में पूरे भारत में ये हो गया कि भाई जो भी संगठन काम कर रहा है आजादी के लिए, कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है, तो कांग्रेस तो कांग्रेस के सदस्य जीत गए, उनमें 208 सदस्य जीते कांग्रेस के। फिर दूसरे नंबर पर थी मुस्लिम लीग जीती 73 पर, 73 सीट्स पर। मुस्लिम लीग को ये आभास था, उसे ये लगता था कि हम जीतेंगे, लेकिन वो केवल 73 सीट्स पर ही जीत दर्ज करा पाई थी, और छोटी छोटी पार्टियां थी वो 15 सीट पर जीती थी। इन जो जीते हुए जो कैंडिडेट्स थे, सदस्य थे, उनमें से 15 महिलाएं भी जीती थी, उनमें 15 महिलाएं भी थीं जो सदस्य बनी थी। किस चीज की सदस्य बनी थी? वो बनी थी संविधान सभा के सदस्य। तो जब वो अब जो इनका वो हो गया, चुनाव हो गया, सीटें आई कांग्रेस की, तो कांग्रेस के नेतृत्व में ही अंतरिम सरकार का गठन हो गया।
क्रिप्स जो अपना कैबिनेट मिशन था, उन्होंने अंतरिम सरकार का मतलब जो सरकार जो कुछ समय के लिए जो होती है सरकार, उसे अंतरिम सरकार कहते हैं। मतलब टेम्परेरी सरकार, जो टेम्परेरी सरकार जो होती है उसे कहते हैं अंतरिम सरकार। तो अंतरिम सरकार का गठन कर लिया गया था, क्योंकि चुनाव तो हुए नहीं थे। बस जो कैबिनेट मिशन आया था उसने संविधान सभा का गठन कराया, चुनाव कराए, और जिसकी ज्यादा सीटें आई उनको अंतरिम सरकार बनवा दी। अंतरिम सरकार में कौन थे? अंतरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बन गए तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया तो अब उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं मानते इसको, चुनाव को, हम इस चुनाव को नहीं मानते, इस संविधान सभा को नहीं मानते। और उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे ये घोषित कर दिया, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। 16 अगस्त 1940 को, ये अगस्त की बात है। चुनाव कब हुए थे? ये चुनाव हुए थे जुलाई में, यानी कि एक महीना पहले। एक महीना पहले चुनाव, जो जुलाई में जो चुनाव हुए थे, जब उसके परिणाम आए, और एक दिन में तो सारा काम हो नहीं गया था। परिणाम आया, पता चली कि किसकी कितनी वोट आई है, वो वोट देखी, और जब जैसे ही अंतरिम सरकार बनी तो एकदम मुस्लिम लीग ने उसका बहिष्कार कर दिया। जो उसके जो नेता थे जिन्ना, मिस्टर जिन्ना, उन्होंने उसका बहिष्कार कर दिया। और बहिष्कार करने के साथ ही डायरेक्ट एक्शन डे घोषित कर दिया। डायरेक्ट एक्शन डे में क्या होता है? मतलब 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे घोषित करते ही देश में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। सांप्रदायिक दंगे का मतलब है हिंदू मुसलमानों के बीच में झगड़े हो गए, हिंदू मुसलमानों के दुश्मन हो गए और मुसलमान हिंदुओं के दुश्मन हो गए, और देश बंटवारे की ओर चला गया। जिन्ना ने चाहा भी था, जिन्ना चाह भी रहे थे कि देश का मतलब भारत आजाद ना हो, भारत के अंदर दो देश आजाद हो। जिन्होंने कहा था कि भारत अकेला आजाद ना हो, भारत में दो देश आजाद हो, जिसमें भारत हो और पाकिस्तान हो। डायरेक्ट एक्शन डे के बाद झगड़े होने शुरू हो गए।